सरस्वती ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज बात करेंगे हिंदी विषय की, और हिंदी विषय में आपके सबसे पहले ग्रामर की बात करेंगे, क्योंकि किसी भी सब्जेक्ट को जो लैंग्वेज है या भाषा है उसको समझने के से पहले आपकी उससे संबंधित जो व्याकरण है वो आपको आनी चाहिए। जब आपको व्याकरण समझ में आ जाएगी तो लेसन को समझने में और हिंदी भाषा के जो गद्य और पद्य भाग है उनको समझने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसलिए किसी भी भाषा की जो व्याकरण है उसको पहले अच्छी तरह से समझ लो, उसके बाद में उस भाषा को पढ़ो, ताकि आपको भाषा बढ़िया ढंग से समझ में आ सके। आज अपने हिंदी व्याकरण की बात करेंगे, और हिंदी व्याकरण में सबसे पहले संधि की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? संधि। संधि क्या है, कितने प्रकार की होती है, उससे पहले अपन को ये पता होना चाहिए कि संधि हमारे भाषा में कहाँ पर काम आती है। संधि का क्या महत्व है, ये समझने से पहले आपको संधि शब्द का अर्थ समझना पड़ेगा। संधि का जो अर्थ है, संधि शब्द का जो अर्थ है वो है मेल। सामान्य अर्थ है मेल। इसको हम कह सकते हैं जैसे जुड़ना भी कह सकते हैं, ताकि आपको समझ में आ सके सरल भाषा में। संधि शब्द का जो सामान्य अर्थ है वो मेल या जुड़ना, ठीक है। अब संधि आपके हिंदी भाषा में काम आने वाली है। संधि जब आप पढ़ेंगे और जब आपको संधि पूरी आ जाएगी तब आप दो शब्दों को आराम से जोड़ सकते हो। दो जो वर्ण हैं उनको आराम से जोड़ सकते हो। दो वर्ण को जोड़ने के बाद में आपको उसका अर्थ समझ में आ जाएगा। जैसे मान लो दो शब्द जुड़े हुए और आप उन दोनों शब्दों को अलग अलग करते हो। जैसे उदाहरण की बात करेंगे, जैसे मान लो दो शब्द जुड़े हुए हैं, जैसे आपने नाम सुना होगा भोजनालय। अब ये दो शब्द जुड़े हुए हैं। अब जब आपको संधि आ रही है, आपको संधि विच्छेद करना भी आ रहा है, तो आप संधि विच्छेद के माध्यम से इन दो शब्दों को अलग अलग करेंगे। जब ये दो शब्द अलग अलग हो जाएंगे उसके बाद में आप इनका अर्थ निकाल सकते हो, इनके भावार्थ को समझ सकते हो। इसलिए यहाँ आपको संधि आना जरूरी है। चाहे संधि हो या संधि विच्छेद हो, जब आपको वो आ जाएगी तब आप इस शब्द का अर्थ आराम से निकाल सकते हो। जैसे मान लो आप हिंदी के अंदर पद्य भाग पढ़ रहे हो। पद्य भाग का मतलब कविता, दोहे, सूक्ति, ये जो सारे कविता जिसके अंदर आती है वो पद्य भाग है। अगर आपको पद्य भाग को समझना है हिंदी के अंदर, या चाहे संस्कृत की बात करें उसमें भी, तब आपको संधि आना जरूरी है, क्योंकि उसमें जो शब्द हैं वो अधिकतर संधि किए हुए होते हैं। अब संधि किए हुए शब्दों को जब आप अलग अलग करेंगे तो उसका अर्थ आपको, ठीक है। तो सबसे पहले संधि के अगर महत्व की बात करें तो किसी भी भाषा में जो अनेक शब्द हैं वो जो जुड़े हुए हैं उनको अलग करके उनका अर्थ समझना, या एक बड़े लंबे दो तीन शब्द हैं उनको एक बनाना हो। जैसे आपने नाम सुना होगा विद्या प्लस आल्य, ये दो शब्द हैं। जैसे मान लो इन दोनों शब्दों को जोड़ना है, इन दोनों शब्द को जोड़कर आप एक शब्द बना सकते हो। इन दोनों शब्दों को जोड़ना मतलब आप संधि कर रहे हो। इस एक शब्द को आप अलग अलग कर रहे हो, मतलब आप क्या कर रहे हो? संधि विच्छेद कर रहे हो। क्या कर रहे हो? संधि विच्छेद। तो यहाँ पर दो शब्दों की बात की मैंने। एक तो होता है संधि, जिसका मतलब होता है जुड़ना, और संधि विच्छेद का मतलब अलग अलग करना। जो शब्द संधि किया हुआ है, जिस शब्द में संधि है, उस शब्द को अलग अलग करना संधि विच्छेद कहलाता है। तो संधि का मतलब ये हो गया कि दो शब्दों को जोड़ना। अब दो शब्द कौन से? जिसके अंदर पर वर्ण यूज करेंगे, दो वर्णों को जोड़ना, फिर नया जो वर्ण बनेगा उसकी बात करेंगे, ठीक है। तो संधि की परिभाषा की सबसे पहले बात करेंगे कि परिभाषा क्या होती है, फिर उसके प्रकार की बात करेंगे, ठीक है। संधि
संधि की परिभाषा की बात करें कि परिभाषा क्या होती है। अगर आपको संधि आ जाएगी तो आप संस्कृत के अंदर भी शब्दों का अर्थ निकाल सकते हो, हिंदी के अंदर भी आप आराम से शब्दों का अर्थ निकाल सकते हो। इसलिए संधि की परिभाषा क्या है ये समझो। जैसे मान लो दो वर्ण हैं, उन दो वर्ण को आप आपस में मिला रहे हो, जोड़ रहे हो, दो वर्ण आपस में जोड़ रहे हो, और उसके बाद में एक नया वर्ण बन रहा है, एक तीसरा वर्ण बन रहा है। लेकिन जो तीसरा वर्ण बनेगा उसमें कुछ परिवर्तन होगा। तो अपन सीधी सी बात करें कि दो वर्णों के मिलान से जब एक नया वर्ण बने जिसमें परिवर्तन हो, जिसमें विकार उत्पन्न हो, वो जो सब वर्ण होगा वो संधि का होगा। तो दो वर्णों के मेल से जब एक नया वर्ण बने और नया वर्ण के अंदर परिवर्तन होगा, ये दो वर्ण जो मिलकर बनेगा, तीसरा जो वर्ण बनेगा वो कुछ नया होगा, उसमें कुछ अर्थ भी उसका अलग होगा, उसका मतलब भी अलग होगा, और उसमें एक नया परिवर्तन दिखाई देगा। ठीक है, अब बात करते हैं संधि की परिभाषा। परिभाषा की बात होगी, अब इसके प्रकार की बात करते हैं। तो दो वर्णों के मेल से जब एक नया वर्ण बने उसे संधि कहते हैं। और इस संधि करने के बाद में शब्द के अर्थ में भी परिवर्तन होता है, क्योंकि एक नया वर्ण बन जाता है, वो शब्द में जुड़ जाता है, जिससे नया विकार उत्पन्न हो जाता है। तो शब्द के अर्थ में भी परिवर्तन कर देती है संधि। संधि के प्रकार, संधि के प्रकार। हिंदी में संधि तीन प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? तीन। पहले जो है वो है स्वर संधि। कौन सी संधि? स्वर संधि। और दो नंबर जो संधि है वो है आपकी व्यंजन संधि। हिंदी में संधि तीन प्रकार की होती है, स्वर संधि, फिर व्यंजन संधि, और फिर है विसर्ग संधि। तीन नंबर जो संधि है उसका नाम है विसर्ग संधि। ठीक है, तीन संधि पढ़नी है। जब आपको तीनों संधि आ जाएगी तो आपको भाषा को समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी, और आप आराम से किसी भी भाषा को समझ सकते हो। जैसे अगर हम हिंदी की बात करेंगे तो हिंदी भाषा आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी अगर आपको संधि आ जाती है। इन तीनों संधि को अपन आराम से पढ़ेंगे, एक एक पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात करेंगे अपन स्वर संधि की। प्रकार देख लिए कितने प्रकार की होती है संधि? तीन प्रकार की, जिसमें पहला नाम क्या है? स्वर संधि। दूसरा नाम क्या है? व्यंजन संधि। और तीसरा नाम क्या है? विसर्ग संधि। उसमें सबसे पहले जो संधि है वो है आपकी स्वर संधि। देखो जो संधि है वो कौन सी है? स्वर संधि। तो सीधी सी बात है कि इस संधि में जो वर्ण होंगे वो क्या होंगे? स्वर होंगे। क्या होंगे? स्वर। तो स्वर संधि की बात करेंगे सबसे पहले। अगर हम परिभाषा की बात करें कि स्वर संधि किसे कहते हैं? जिस संधि में दो वर्ण स्वर हो। क्या हो? स्वर। और तीसरा जो वर्ण बनेगा वो भी स्वर हो, तो वो जो संधि कहलाएगी वो स्वर संधि कहलाएगी। तो स्वर संधि की परिभाषा क्या होगी कि स्वर प्लस स्वर बराबर स्वर बनेगा। दो जो वर्ण होंगे वो भी स्वर होंगे, और जो तीसरा वर्ण बनेगा वो भी क्या होगा? स्वर होगा। तो इस संधि में अपन कह सकते हैं कि स्वर संधि होगी, जहाँ पर वर्ण है वो स्वर होगा, दोनों वर्ण, और तीसरा जो वर्ण बनेगा वो भी क्या बनेगा? स्वर बनेगा। तो वर्ण प्लस वर्ण बराबर वर्ण, और ये जो वर्ण हैं ये स्वर होंगे, इसलिए इसमें जो संधि होगी वो कौन सी होगी? स्वर संधि होगी। स्वर संधि के प्रकार की बात करें तो सबसे पहले स्वर संधि 5 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? 5 प्रकार की। तो संधि की परिभाषा क्या होगी कि दो वर्णों के मेल से जब एक नया वर्ण बने वो क्या कहलाएगी? संधि। संधि कितने प्रकार की होती हैं?
तो 3 प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अब स्वर संधि की बात करेंगे कि जब 2 स्वर मिलकर एक नया स्वर बनाएं, वो जो संधि होगी वो कौन सी होगी? स्वर संधि। अब स्वर संधि के प्रकार की बात करेंगे, स्वर संधि कितने प्रकार की होती है, तो ध्यान रखना है कि आपको स्वर संधि 5 प्रकार की होती है। मुख्य रूप से कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार की। पहला जो नाम है वो है दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि। 2 नंबर जो नाम है, 2 नंबर पर आप याद रखेंगे गुण स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि। फिर है आपकी यण स्वर संधि, ठीक है। 3 नंबर जो संधि है वो है आपकी वृद्धि स्वर संधि, ठीक है। पहले होगी दीर्घ स्वर संधि, फिर होगी गुण स्वर संधि, फिर 3 नंबर होगी आपकी यण स्वर संधि, और 4 नंबर जो होगी है वृद्धि स्वर संधि, और 5 नंबर है आपकी अयादी स्वर संधि, अयादी स्वर संधि। हिंदी में संधि मुख्य रूप से 5 प्रकार की होती है, जिसमें एक है आपकी दीर्घ स्वर संधि, 2 नंबर है गुण स्वर संधि, 3 नंबर है यण स्वर संधि, 4 नंबर है आपकी वृद्धि स्वर संधि, और 5 नंबर पर हैं अयादी स्वर संधि। जब आप इन 5 संधियों को अच्छी तरह से पढ़ लेंगे तब आपकी स्वर संधि पूरी हो जाएगी। इसलिए सबसे पहले अपन एक एक संधि के बारे में पढ़ेंगे, और सबसे पहली जो संधि है आपकी दीर्घ स्वर संधि। सबसे पहले कौन सी है? दीर्घ स्वर संधि। अपन स्वर संधि पढ़ा रहे हैं, इसलिए लास्ट में यहाँ पर जो संधि का नाम है उसके लास्ट में लिखेंगे स्वर संधि। तो दीर्घ स्वर संधि। अब देखो दीर्घ स्वर संधि में क्या क्या ध्यान रखना है आपको। अगर हम दीर्घ स्वर संधि की बात करें तो इस संधि के अंदर आपको ध्यान रखना है कि जो 2 वर्ण हैं वो जब मिलेगा, आपस में जुड़ेंगे, तब एक जो नया वर्ण बनेगा वो दीर्घ होगा। जो नया वर्ण बनेगा वो कौन सा होगा? दीर्घ होगा। दीर्घ का मतलब होता है बड़ा। दीर्घ का जो शब्द का अर्थ होता है बड़ा, अर्थात 2 वर्ण जब आपस में मिलेंगे तब एक जो नया वर्ण बनेगा वो बड़ा बनेगा। उन दोनों वर्णों का बड़ा रूप होगा, क्योंकि दीर्घ स्वर संधि के अंदर जो तीसरा वर्ण बनता है वो बड़ा बनता है। कैसे? देखो, जैसे मान लो मैंने अ को अ के साथ में मिलाया। अब ये जो अ है, इसके परिवार का जो सबसे बड़ा वर्ण है वो कौन सा है? आ। ये अ से बड़ा आ है, तो ये जो आ है वो क्या है? इन दोनों से बड़ा है, मतलब दीर्घ है। इसलिए इस सूत्र के अंदर ये जो नियम है, इसके अंदर जो संधि होगी वो कौन सी होगी? दीर्घ स्वर संधि। इसलिए आपको जो बात ध्यान में रखनी है कि दीर्घ स्वर संधि के अंदर जो नया वर्ण बनता है वो हमेशा बड़ा बनता है। अब इससे पहले जो प्लस हैं, उस प्लस के पहले जो वर्ण है वो चाहे बड़ा हो या छोटा हो, लेकिन जो वर्ण तीसरा नया बनेगा वो हमेशा यहाँ पर बड़ा बनेगा। अब देखो, जैसे मान लो इसके सूत्रों की बात करें तो सबसे पहले सूत्र तो यही है फॉर्मूला कि प्लस के पहले अ है और प्लस के बाद में भी अ है, तब क्या बनेगा? आ बनेगा। क्या बनेगा? आ। अगर हम इसके उदाहरण की बात करें कि इसके उदाहरण कौन कौन से हैं, तो किसी भी संधि को समझने से पहले आपको उसके उदाहरण आना जरूरी है। जब आप उदाहरण समझ लेंगे तो संधि भी आपको समझ में आ जाएगी। जैसे अ प्लस अ की बात करें, ये जो सूत्र है ये आपको याद रखना है, तभी आप संधि कर पाएंगे या संधि विच्छेद कर पाएंगे। तो सूत्र क्या है कि अ प्लस अ बराबर आ बनता है। कौन सी संधि में बनता है? ये दीर्घ स्वर संधि। क्योंकि अपन दीर्घ स्वर संधि के अंदर अपन स्वर संधि पढ़ रहे हैं, तो ये अ है, ये आ, ये सब क्या है? स्वर है। और यहाँ पर जो आ बना है वो दीर्घ बना है, इसलिए इस नियम के अंदर जो संधि आपको दिखाई दे रही है वो दीर्घ स्वर संधि दिखाई दे रही है।
सबसे पहले आपको ये पहचानना पड़ेगा कि हम इसमें संधि कौन सी लगाएं। संधि लगाने से आपको ये पता लग जाएगा कि हाँ इसके अंदर हमको ये सूत्र लगाना है, ये नियम लगाना है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल की बात करें, उदाहरण की, तो मैंने लिखा है राम। क्या लिखा है? राम। ठीक है, उसके बाद में लिखा है मैंने अवतार। क्या लिखा है? अवतार। ये दो शब्द हैं, इनको जोड़ना है, इनमें संधि करनी है। और संधि करते समय कौन कौन से बातों का ध्यान रखना है, कौन कौन सी प्रमुख बातें हैं जो आपको आनी चाहिए, वो आप देखो। ये प्लस है, इस प्लस के पहले आपको जो पहला वर्ण दिखाई दे रहा है यहाँ से, इस शब्द का लास्ट, और प्लस के बाद में जो शब्द है उसका पहला, इनके अंदर आपको वर्ण परिवर्तन करना है, न बल्कि पूरे शब्द के अंदर। जैसे मान लो ये प्लस है, इस प्लस के पहले वाले शब्द के अंदर क्या है, कौन सा वर्ण मिला हुआ है, वो देखना है। और प्लस के बाद में जो आपको दिखाई दे रहा है शब्द, उसका जो पहला अक्षर है, पहला जो वर्ण है, वो देखना है। फिर उन दोनों को जोड़ना है कि इनमें कौन से वर्ण है और कौन सा तीसरा नया वर्ण बनेगा। जैसे ये प्लस है, इसके पहले म है। क्या है? म। अगर इस म में अपन स्वर की बात करें कि म में कौन सा स्वर है, तो म के अंदर आपको पता होना चाहिए कि म हलंत है और अ मिला हुआ है। म में म आधा है, जिसको म हलंत कहते हैं, और इसके साथ में जब अ जोड़ा तो म है वो पूरा बन गया है। जैसे अगर माँ लिखा हुआ है तो आप बता सकते हो कि इसके अंदर कौन सा स्वर है, तो म हलंत है, और इसके अंदर जब आ जोड़ा तब माँ बना। तो म हलंत के अंदर जब आ स्वर जोड़ते हैं तो माँ बनता है। इसलिए इस म में जो आपको दिखाई दे रहा है वो अ स्वर है। ठीक है, तो इस म में से मैंने अ बाहर निकाल दिया, तो सीधी सी बात है कि म क्या हो जाएगा? हलंत हो जाएगा। इस म में से मैंने अ स्वर बाहर निकाला, तो म क्या हो गया? हलंत हो गया। उसके बाद में प्लस, तो प्लस का प्लस लगा दिया आपने। उसके बाद में जो लास्ट में जो शब्द लिखा हुआ है, इसका जो पहला वर्ण है वो कौन सा है? यहाँ अ लिखा हुआ है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? अ। तो यहाँ आप अ लिख सकते हो। अब जब आपने ये नियम लिख लिया है कि अ प्लस अ बराबर क्या बनेगा, तो अभी अपने सूत्र पढ़ा है कि अ प्लस अ बराबर क्या बनता है? आ। क्या बनता है? आ। मतलब आ जो बना है वो कौन से स्वर संधि का नियम से लिया गया है? तो वो दीर्घ से लिया गया है। तो आप संधि का नाम भी बता सकते हो कि इसमें कौन सी संधि लगेगी? दीर्घ स्वर संधि लगेगी। तो सूत्र पता लग गया, संधि का नाम पता लग गया, तब आपकी ये संधि आराम से सही हो जाएगी। अब इस शब्द को जोड़ने हैं, इसमें संधि करनी है, तो कैसे होगा कि म मैंने यहाँ से बाहर निकाल दिया। ये म है वो कहाँ से लिया गया? मैंने इस राम के लास्ट वाले अक्षर से लिया गया। ठीक है, अब उसके बाद में प्लस का प्लस, अब ये अ है। ठीक है, अ को भी मैंने बाहर निकाल दिया है, और दोनों अ प्लस अ को मिलाया है, तब क्या बना है? आ बना है। क्या बना है? आ। तो आ आपको क्या करना है? इस म में जोड़ना है। किसमें जोड़ना है? इस म के अंदर। तो म के अंदर जब मैं आ जोड़ दूंगा तब क्या बनेगा? म। क्या बनेगा? म। अभी तो बताया मैंने कि ये जो मात्रा है वो आपको आनी चाहिए कि किसी भी शब्द में या वर्ण में कौन सी मात्रा लगी हुई है। जैसे मैं बात करूँ इस की कि इसमें कौन सी मात्रा है, तो पता होना चाहिए कि इसमें क हलंत है और ए की मात्रा है। जैसे मैंने कहा कि को, इस को में कौन सी मात्रा है, तो क हलंत है और ओ की मात्रा है। ठीक है, तो इसके अंदर जो मात्रा लग गई अपने, वो आ की मात्रा लग गई, इसलिए ये माँ बन गया। क्या बन गया? माँ। अब इन दोनों को जोड़ना है, तो रा का रा लिख दिया, इसमें कोई परिवर्तन नहीं करना है, उसको वैसा वैसा लिखना है। परिवर्तन अपने कहाँ पर किया है? अपने जो बदलाव है वो केवल प्लस के पहले वाले वर्ण के अंदर और प्लस के बाद वाले वर्ण के अंदर। अब ये जो म है, ये तो मैंने यहाँ से बाहर निकाल दिया था, फिर मैंने इन दोनों को जोड़कर जो आ बनाया था वो इस म में जोड़ दिया, तब क्या बन गया? माँ बन गया। माँ बन गया। अब ये माँ आपको यहाँ लिखना है, तो क्या बन गया? रामा। ये सब कैसे बना आपको समझ में आ गया कि मैंने अ प्लस अ बराबर जो आ बनाया था, उस आ को मैंने म हलंत में जोड़ दिया है, इसलिए क्या बन गया है? माँ बन गया है। उसके बाद में जो प्लस के बाद में जो शब्द लिखा हुआ है, उस शब्द के अंदर जो सबसे पहले वर्ण लिखा है वो है अ।
इस अ का प्रयोग मैंने कर लिया है, इसलिए दोबारा इस अ को लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको। अब आपके जो अ को छोड़कर जो शब्द लिखे हुए हैं वो वैसे वैसे उतारने हैं। तो अ तो हमने उपयोग में ले लिया है, पीछे लगा है वतार, तो आप वतार लिख दीजिए। तो राम प्लस अवतार बराबर जो शब्द नया बना है वो है रामा अवतार। कौन सा शब्द बना है? रामा अवतार। ठीक है, तो रामा अवतार शब्द बन गया है। ये कैसे बना आपको समझ में आ गया। अभी एक एग्जाम्पल की बात की, अपन 2-3 एग्जाम्पल और देख लेते हैं ताकि आपको दीर्घ स्वर संधि का जो पहला नियम है वो पूरी अच्छी तरह से समझ में आ जाए। संधि को अच्छी तरह से समझने के लिए आपको उदाहरण समझने पड़ेंगे, और उदाहरण जितने हो सके उतने उदाहरण आप हल करो ताकि आपको संधि समझ में आ जाए। एक और एग्जाम्पल की बात करें उदाहरण की, जैसे लिखा है मान लो आग प्लस जैसे अवतार। यहाँ दूसरा शब्द भी ले सकते हैं। अपन को वही शब्द देख रहे हैं जिसमें प्लस के पहले भी अ हो और प्लस के बाद में भी क्या हो? अ। तो या प्लस के पहले ग में भी क्या मिला हुआ है? अ, और प्लस के बाद में भी जो अवतार है इसमें भी क्या लिखा हुआ है? अ। ठीक है, अब देखो ग के अंदर आपको कौन सा स्वर दिखाई दे रहा है? अ। प्लस है, उसके बाद में भी कौन सा लिखा हुआ है? अ। अपने नियम पढ़ा था, उस नियम के अकॉर्डिंग अ प्लस अ बराबर क्या बढ़ना चाहिए? आ। तो आप यहाँ पर आ लिख दीजिए। ये आ कौन से संधि से आया हुआ है? तो आपको याद रखना है कि ये दीर्घ स्वर संधि से आया हुआ है, क्योंकि दीर्घ के अंदर जो अपन स्वर बनाते हैं वो हमेशा बड़ा बनाते हैं, इसलिए यहाँ पर आ आया है। अब इसमें आपको पूरा शब्दों को जोड़ना है, तो प्लस के पहले वाले शब्द में से अपने अ बाहर निकाल दिया तो घ हो गया हलंत। उसके बाद में प्लस का प्लस, दोनों स्वर को जब मिलाया तो तीसरा जो स्वर बना नया वो कौन सा बना है? आ बना है। कौन सा? हाँ। तो ग के अंदर मैंने आ की मात्रा जोड़ दी तो क्या बन गया? गा। अब ये गा शब्द कहाँ पर जोड़ना है ये ध्यान रखना कि प्लस के पहले वाले जो शब्द हैं उसमें लास्ट वाले अक्षर की जगह ये लिखना है आपको। तो आ की आ मैंने लिख दिया, ग की जगह क्या लिखना है आपको? गा लिखना है। ये गा कैसे बना? ये जो आ की मात्रा इसमें जोड़ दी। ये आ कहाँ से आया है? अपने दो स्वरों को मिलाया, जब दो स्वर को मिलाया तो आ बना। कौन से संधि के अनुसार? दीर्घ स्वर संधि के अनुसार। उसके बाद में इस अ का प्रयोग हमने यहाँ पर कर लिया है, इसलिए आपको ये अ नहीं लिखना है, पीछे वाला अक्षर लिखना है पूरा का पूरा। तो पीछे रह गया वतार, तो अगावतार बन गया। इसमें संधि कौन सी आपकी? दीर्घ स्वर संधि। तो दीर्घ स्वर संधि का आपने जो पहला सूत्र पढ़ा है कि प्लस के पहले अ हो और प्लस के बाद में भी अगर अ हो तो आपको कौन सा स्वर बनाना है? आ बनाना है। क्या बनाना है? आ। ठीक है, एक और एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं फिर अपन आगे बढ़ेंगे। तो सूत्र आपको याद रखना पड़ेगा, तभी आप संधि कर सकते हो और संधि विच्छेद कर सकते हो। अब बात करेंगे अपन संधि विच्छेद की कि संधि विच्छेद कैसे करना है। ठीक है, संधि विच्छेद का मतलब होता है कि जो शब्द बना हुआ है उन शब्दों को अलग अलग करना। जैसे यहाँ पर शब्द को अपने जोड़ा था, मतलब अपने संधि की थी, लेकिन यहाँ पर जो कोई शब्द होगा वो बड़ा हुआ होगा, उसमें पहले से संधि होगी, उसके बाद में उसको अलग अलग करना है आपको। तो कैसे करना है? उदाहरण की बात करेंगे अपन, एक उदाहरण देख लेते हैं तब आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, जैसे लिखा है मैंने रामाग। क्या लिखा है मैंने? रामाग। ये जो शब्द लिखा है इस शब्द के अंदर आपको क्या करना है? संधि विच्छेद करना है। तो संधि विच्छेद का मतलब ये होता है कि जिस शब्द में संधि की हुई है उनमें संधि का नियम लगाकर उन दोनों शब्दों को अलग अलग करना। अगर आपको किसी भी शब्द का संधि विच्छेद करना आता है तब आप उस शब्द का अर्थ आराम से समझ सकते हो। जैसे रामा का क्या मतलब होता है अभी आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन जब आप शब्द को अलग अलग कर देंगे, जब इसमें संधि विच्छेद कर लेंगे तो शायद आप ये समझ सकते हो कि रामाग शब्द का क्या मतलब होता है। अब देखो, इस शब्द में संधि विच्छेद करने से पहले आपको ये अंदाज लगाना पड़ेगा कि इसमें कौन सा सूत्र लग रहा है, कौन सा नियम लग रहा है, इसमें कौन सी मात्रा बढ़ी हुई है, जो मात्रा नहीं लगनी चाहिए वो मात्रा लगी हुई है, उस मात्रा को हटाना है। जैसे मैं अगर आप इसको पढ़ेंगे, लिखा है रामाग, तो आपको थोड़ा बहुत अंदाज होगा कि राम शब्द होता है। ठीक है, रामा तो है लेकिन राम मूल शब्द होता है, उस राम शब्द के अंदर यहाँ आ की मात्रा जोड़ी हुई है। ठीक है,
अगर यहाँ आ की मात्रा है, पीछे ग है, तो आग शब्द आपको दिमाग में आ रहा होगा। तो देखो यहाँ आ लिखा हुआ है, म में क्या जोड़ा हुआ है, आ की मात्रा जोड़ी हुई है, तो यहाँ से आप इसको तोड़ सकते हो, इसका संधि विच्छेद कर सकते हो। तो इसमें संधि विच्छेद करने के लिए रा का रा लिख दिया, म में से मैंने आ बार निकाल दिया, तो म तो पूरा लिख दिया, उसके बाद में मैंने आ की मात्रा इससे बाहर निकाल दिए हैं, तो आ लिख दिया, पीछे रह गया घ, तो क्या बन गया आग। तो राम प्लस आग बराबर जो शब्द बनाता वो रामाग बनाता। क्या बनाता? रामाग। अब रामाग शब्द का क्या मतलब होता है, इससे पहले जब आपने इसका संधि विच्छेद कर लिया है तो राम प्लस आग बराबर शब्द जो बना है तीसरा, वो रामाग बना है। अब इस म में अ था, आगे आ था, ठीक है। तो जो अगला नियम है, जैसे अगर अ प्लस आ है तो भी आ बनेगा, आ प्लस आ है तो भी आ बनेगा। तो राम प्लस आग बराबर जो शब्द बना है वो रामाग। तो इसमें संधि कौन सी हो जाएगी आपकी? दीर्घ स्वर संधि, ठीक है। तो दीर्घ स्वर संधि का जो पहला नियम था वो अपने समझ लिया है। नियम क्या था कि अगर प्लस के पहले अगर आपको अ दिखाई दे, उसके बाद में भी अ दिखाई दे, तब आपको कौन सा स्वर बनाना है? आ बनाना है। ये आ क्या है? इन दोनों से बड़ा है, अर्थात दीर्घ है, इसलिए इसमें जो संधि होगी वो भी कौन सी होगी आपकी? दीर्घ स्वर संधि। आप किताब से कहीं से भी इसके जितने एग्जाम्पल कर सकते हो उतने करो, ताकि आपको संधि आराम से समझ में आ सके, ठीक है। बाकी अपने अगले वीडियो में पढ़ेंगे।